हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल MBBC क्लासेस। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे एवं शांत होंगे। हम सभी कल अध्ययन किए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम सभी अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम जानते हैं जब वाक्यों में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने के साथ साथ उसमें नकारात्मक भाव भी होते हैं, नकारात्मक शब्द भी होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रायः प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक वह जो क्या से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और उसमें नकारात्मक शब्द भी दिया होता है, पहला प्रकार है। दूसरा, ऐसे वाक्य जिसमें वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है और उसमें नकारात्मक शब्द भी दिया होता है। तो दो प्रकार से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आइए ध्यान दें। पहला रूल, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और उनमें नकारात्मक शब्द दिए होते हैं। क्या से शुरू होने वाले क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है और उसमें नहीं दिया होता है, नकारात्मक शब्द दिया होता है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का इज या फिर आर या फिर एम। ध्यान रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर और आई अथवा मैं के लिए एम का प्रयोग करते हैं। फिर इसके पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नकारात्मक शब्द नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर वाक्य में आए हुए वर्ब का प्रयोग, फिर उसके पश्चात आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पश्चात यदि वाक्य में कोई अन्य शब्द दिया है तो उसकी अंग्रेजी अदर वर्ड, उसके बाद से हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। दूसरा रूल ध्यान देंगे, वाक्यों के बीच में, दूसरा रूल है वाक्यों के बीच में आने वाले प्रश्नवाचक एवं केवल लिखे प्रश्नवाचक शब्दों के लिए वाक्यों के बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्दों के, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य नकारात्मक भी है तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की
अंग्रेजी लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर इसके पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के पश्चात नॉट नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग। इसके बाद से वाक्य में आया हुआ वर्ब और उसमें आईएनजी। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ऑब्जेक्ट के बाद से यदि वाक्य में कोई अदर वर्ड दिया हुआ है अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम वाक्यों के बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्दों के लिए इस नियम का उपयोग करके हम अनुवाद बनाते हैं। कुछ उदाहरण समझेंगे। जैसे हम कहे चार वह आज क्या वह आज खाना नहीं बना रही है नहीं बना रही है। ध्यान दीजिए वाक्य है क्या वह आज खाना नहीं बना रही है। वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ है। वाक्य के बीच में निगेटिव वर्ड नकारात्मक शब्द नॉट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो इस टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है वह है जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर। इस प्रकार हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं इज का प्रयोग करते हैं। तो इसका अनुवाद होगा इज। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा ही। इज ही। सब्जेक्ट के पश्चात नियम के अनुसार नॉट का प्रयोग इज नॉट। फिर वर्ब वाक्य में आया हुआ वर्ब। वर्ब क्या है बनाना। बनाने का अंग्रेजी यहाँ खाना बनाने से तात्पर्य कुक होता है। तो कुक लिखेंगे और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा कुकिंग। तो अनुवाद क्या हुआ इज ही नॉट कुकिंग। क्या खाना खाना की अंग्रेजी भोजन जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं फूड। इस प्रकार से ही इज ही नॉट कुकिंग फूड। अन्य शब्द के रूप में क्या आया हुआ है टाइम आया हुआ है समय दिया हुआ है। आज इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे टू बी। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इज ही नॉट कुकिंग फूड टुडे। इसका अनुवाद हुआ। दूसरा वाक्य देखें क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वाक्य है क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वाक्य की शुरुआत क्या से हुई। वाक्य के बीच में निगेटिव वर्ड नहीं आया है। सब्जेक्ट क्या है बच्चे जो कि प्लूरल है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसका प्रयोग होता है आर का प्रयोग होता है। यहाँ आर का प्रयोग करेंगे लिखेंगे आर द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा द चिल्ड्रेन कॉमन नाउन है यहाँ। इस
प्रकार से हम द का प्रयोग करेंगे। आर द चिल्ड्रेन, फिर निगेटिव वर्ड नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। आर द चिल्ड्रेन नॉट, यहाँ खेलना वर्ब है, इसका अंग्रेजी प्ले और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे प्लेइंग। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ है, क्रिकेट आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्रिकेट। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अनुवाद हुआ आर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। एक अन्य उदाहरण देखिए, तीसरा कहें क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं, बुला रहा हूं। प्रश्नवाचक क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं। वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, यहां सब्जेक्ट क्या है, मैं है। इस प्रकार से क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एम, एम होगा। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर इसके पश्चात निगेटिव वर्ड नॉट, एम आई नॉट। बुलाना वर्ब है, इसकी अंग्रेजी क्या होगा, काम हो जाएगा, इसमें आई एन जोड़ देंगे काली, एम आई नॉट काली। यहां तुम्हें, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ, एम आई नॉट काली। एक और उदाहरण देखिए, वह दिल्ली क्यों नहीं जा रही है। एक वाक्य है, वह दिल्ली क्यों नहीं जा रही है। ध्यान देंगे इस वाक्य में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है क्यों, और नहीं भी आया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न और नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, प्रश्नवाचक है और नकारात्मक है। हम जानते हैं जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। इस प्रकार से यहाँ क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे पहले वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट वह है जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। इस प्रकार से इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, वाई इज। और यहाँ वह क्या है, कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए हम वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, सी। फिर निगेटिव वर्ड नॉट, वाई इज सी नॉट। जाना वर्ब है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो, और इसमें आई जोड़ देंगे गोइंग। वाई इज सी नॉट गोइंग। दिल्ली स्थान है, जाने के लिए हम जानते हैं टू का प्रयोग करते हैं, दिल्ली, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इसका बात क्या हुआ, वाई इज सी नॉट गोइंग टू दिल्ली। हम सभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीखे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।